सभी को नमस्ते और बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। दोस्तों आज हम जो है डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। भारतीय संविधान काफ़ी मायनों में जो है विश्व के कई संविधानों से जो है बिल्कुल हटके हैं, या ये कहिए कुछ तत्व ऐसे हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो भारतीय संविधान को एक अलग पहचान दिलाते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो टॉपिक है संविधान की विशेषताएँ, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसमें कई सारी चीज़ें समझाई जाती हैं और ये पीटी और मेंस के लिहाज से, दोनों के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे जो प्रश्न है पीटी में पूछे जाते हैं यानी प्रीलिम्स परीक्षा में, और मेंस एग्जामिनेशन में भी कभी कभी लिखने को आ जाता है कि भारतीय संविधान की विशेषताओं पे टिप्पणी करिए या प्रकाश डालिए। तो इसे अच्छे समझते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये टॉपिक इतना बड़ा है कि हम इसे एक वीडियो में कवर नहीं करेंगे। कुछ जो विशेषताएँ हैं उसको अभी डिस्कस करेंगे और कुछ जो है विशेषताएं जो है उसको हम अगले वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं पहली विशेषता क्या है भारतीय संविधान की। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोटल 8 विशेषताएं हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। 8 अभी डिस्कस करेंगे, बाकी जो बची हों वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक। सो देखिए पहला जो विशेषता है वही है कि भारतीय संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। सबसे लंबा भी और लिखित संविधान है। देखिए संविधान 2 प्रकार के होते हैं। देखिए जो संविधान होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है लिखित, जैसे कि भारत में है, भारत में भी है और यूएसए में भी है। और दूसरा होता है अलिखित। इसमें अंतर क्या होता है? यूके में है अलिखित वाला संविधान। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड वाला यूके नहीं है। यूनाइटेड किंगडम जिसे लंदन कहते हैं, ब्रिटेन कहते हैं, वो वाला यूके है। तो लेकिन लिखित संविधान क्या होता है? संविधान की एक पूरी पुस्तक होती है, जैसे कि भारत में है। आपने देखा होगा अभी पार्लियामेंट की डिबेट चल रही थी और राहुल गांधी पूरा संविधान बचाओ करके वो पुस्तक लेके चल रहे थे संविधान की। वो अलग बात है, राहुल गांधी को नहीं पता संविधान में लिखा गया है, कितने पन्ने हैं, कितने आर्टिकल है, वो अलग चीज़ है। बहरहाल वो दिखा रहे थे। तो भारत में जो संविधान है या अमेरिका में जो संविधान है वैसा ही संविधान है, लिखित है, एक पुस्तक में लिखा गया है। उसी के हिसाब से जो है भारत की राज्य व्यवस्था जो है रन करती है। लेकिन जो यूके का संविधान है वो लिखित नहीं है, वो परंपरानुगत है कि पहले ऐसा था तो आज भी ऐसा है, आगे भी ऐसे इसी नियमों का जो है पालन करेंगे। जैसे वहाँ पे राजा आज भी होती, महारानी आज भी होती हैं, तो जिस नियम से पहले बनती थी उसी नियम से पहले भी आज भी बनते हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव ऐसे होता है तो ऐसा ही होगा। तो वहाँ पे लिखित संविधान ना होकर अलिखित संविधान है, कोई संविधान लिखा नहीं गया है। जैसे एक कल्चर में है, एक प्रोसेस में, एक परंपरा में है, उस हिसाब से जो है यूके का जो है कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए भारत का जो संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो उस पर चर्चा करते हैं। देखिए जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद संविधान सभा बैठी, संविधान सभा ने संविधान बनाया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को एक्सेप्ट कर लिया। 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। तो जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस टाइम जो है 26 जनवरी 1950 की बात करते हैं। उसमें जो भारतीय संविधान की जो लेंथ थी, कितने आर्टिकल थे, कितनी प्रस्तावना थी, उसको देखते हैं। तो देखिए उस समय क्या था, एक प्रस्तावना थी। प्रस्तावना आज भी एक है और तब भी एक थी। 395 आर्टिकल थे, अनुच्छेद जिसे कहते हैं, ठीक है, जो कि 22 भागों में डिवाइडेड थे। 395 अनुच्छेद, आर्टिकल्स 22 भागों में जो है विभक्त थे। और जो है 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, 8 अनुसूचियां उस समय। कब? जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के टाइम में। अगर वर्तमान की बात करें, 2024 की बात करें, तो आज के टाइम में जो है 2024 की बात करें, मोटी मोटा हम कोई डेट नहीं लेते हैं, 2024 मानते हैं। तो 2024 में आज के टाइम में प्रस्तावना आज भी एक ही है। अनुच्छेद जो 395 थे वो हो चुके हैं 470 के करीब, बहुत सारे बढ़ गए हैं। और उसके बाद जो देखा है तो जो 8 अनुसूचियाँ थी अब हो गई हैं 12। अनुसूचियों की संख्या जो है 12 हो गई। 12 अनुसूचियों में क्या क्या बातें हैं उसे हम आगे समझेंगे। बहरहाल आप मान लीजिए 12 जो है आपके आज के टाइम में अनुसूचियाँ हो गई। तो आप देख सकते हैं 1950 से 2024 तक संविधान ऑलरेडी पहले बहुत बड़ा था, लेकिन कई सारे चेंजेज हुए आज के टाइम में
और ज़्यादा बड़ा हो गया। चेंजेस इसलिए हुए कि समय के साथ ज़रूरतें बढ़ती गई और समय और ज़रूरतों के हिसाब से जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है चेंज होता गया। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कितना बड़ा संविधान है भारत का, इतने आर्टिकल्स, इतने भागों में डिवाइडेड, इतने जो है शेड्यूल्स, अनुसूचियाँ। विश्व के किसी भी संविधान में जो है इतने आर्टिकल्स नहीं हैं, इतने भागों में विभक्त नहीं है। कभी कभी आप देखें किसी छोटे मोटे देश का तो 65 अनुच्छेद में ही सब कुछ निपटा दिया गया है, 70 अनुच्छेद में सब कुछ निपटा दिया गया 2-4 भागों में। वरना पाकिस्तान का भी संविधान देख लीजिए, बड़ा छोटा है। ठीक है, सो इस वजह से देख सकते हैं कि भारत का संविधान जो है कितना बड़ा है, सबसे लंबा है और लिखित संविधान है। ठीक है, देखिए जब 1950 में लागू हुआ था उसके बाद ही जो है 1951 में ही संविधान में कई सारे संशोधन कर दिए गए। उस टाइम संशोधन में क्या हुआ, 20 जो है क्या कहते हैं लगभग आर्टिकल्स जो रिमूव करने पड़े, एक पूरा सेक्शन रिमूव करना पड़ा, नहीं भाग रिमूव करना पड़ा। आई थिंक 7वां भाग था संविधान का, उसे रिमूव करना पड़ा सिर्फ 1 साल के अंतर्गत। 50 में लागू हुआ, 51 में जो है संशोधन करना पड़ गया। और पहली जो हमारी लोकसभा थी वो 1952 में गठित हुई थी, मई के महीने में। तो सोचिए लोकसभा का गठन भी नहीं हुआ, पहली लोकसभा का, अंतरिम सरकार चल रही थी 1947-46 में जो नेहरू जो पीएम बने हुए थे। इतने कम टाइम में जो है 1951 में ही 1 भाग और 20 अनुच्छेद को रिमूव करना पड़ा। बाद के दिनों में 4-5 जो है भागों को जोड़ा गया, 4 जो है अनुसूचियाँ जोड़ी गई, करीब 90-95 जो है आर्टिकल भी जोड़े गए हैं अब तक। उसकी चर्चा हम आगे करते रहेंगे टाइम टू टाइम, लेकिन आप देख सकते हैं भारतीय संविधान कितना बड़ा है। ठीक है, देखिए बड़ा होने के पीछे कारण क्या है, बड़ा तो है, बड़ा तो है, आप देख रहे हैं, लेकिन बड़ा होने के पीछे कारण क्या है। ऐसे थोड़ी ना बड़ा हो गया होगा, कुछ न कुछ तो कारण रहा होगा। तो उन कारणों पे चर्चा करते हैं, कैसे कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से भारतीय संविधान इतना बड़ा हो गया। कारण, भारतीय संविधान के बड़े होने के पीछे कारण क्या थे। तो देखिए पहला कारण था भौगोलिक। देश का विस्तार बहुत जो है ज़्यादा है, क्लाइमेट बड़ी डिफरेंट है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, मौसम है, क्लाइमेट है, कह लीजिए कि भूमियाँ अलग अलग हैं। राजस्थान में डिजर्ट है, साउथ में पहाड़ है, छोटे बड़े पठारी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में मैदानी क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट में जो है पूरा हिमालयी क्षेत्र है, उत्तराखंड है, हिमालय है। अलग अलग प्रकार की यहाँ पे क्लाइमेट है, स्थलाकृतियाँ हैं, लोग हैं, विचार हैं, थॉट है, रिलीजन है, मान्यताएँ हैं, मजहब है। इस हिसाब से भौगोलिक स्थिति जो है भारत की बड़ी अटपटी सी है, ऐसी है कि ऐसी विश्व में कहीं भी भौगोलिक स्थिति पाई नहीं जाती। लगभग हर जगह लगभग एक समान सा होता है, भाषा एक होती है, पहनावा एक होता है, बोलचाल हर कोई एक जैसा ही होता है। लेकिन जो भारत का जो विस्तार है बहुत लंबा है, विस्तार जो है बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ जो है विविधता भी है, विविधता। तो इस विस्तार और विविधता को एक करने के लिए जो है, एक करने के चक्कर में मान लीजिए संविधान को थोड़ा बड़ा बनाना पड़ा, जिससे सभी लोग जो है शांतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक भारत में रह सके। इसलिए जो है भारतीय संविधान को थोड़ा सा जो है बड़ा बनाना पड़ा। ठीक है, दूसरा कारण क्या थे, ऐतिहासिक कारणों को देख लेते हैं। देखिए जो भारतीय संविधान है मोस्टली क्या है, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था अंग्रेजों वाला, उससे प्रभावित है पूरा का पूरा भारतीय संविधान। तो ऑलरेडी जो वाला दस्तावेज था या कह लीजिए संविधान था 1935 वाला अधिनियम था, वो बड़ा जो है क्या कहते हैं बड़ा था, लंबा चौड़ा था। अब चूंकि मैक्सिमम प्रोविजन वहीं से कट कॉपी हुआ है तो वो बड़ा था, तो ये भी बड़ा हो गया। तो ये है ऐतिहासिक कारणों में से एक। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था वो ऑलरेडी बहुत लंबा चौड़ा था और मैक्सिमम प्रोविजंस वहीं से आए हैं, तो फिर वो भी बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, मतलब अगला, पहला कारण तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, अगला नहीं तीसरा कारण जेके मतलब जम्मू कश्मीर को छोड़ के, जम्मू कश्मीर को छोड़ के सभी राज्यों के लिए एक समान। ठीक है, जम्मू कश्मीर को छोड़ के जितने भी रेस्ट स्टेट थे, जो रेस्ट स्टेट थे उनके लिए एक सिंगल जो है कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं कि झारखंड का संविधान अलग है, बंगाल का अलग है, तमिलनाडु का अलग है, उत्तर प्रदेश का अलग है, ऐसा नहीं, सबके लिए एकल संविधान बनाना बहुत बड़ी बात है। जबकि विविधता या कह लीजिए डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, डाइवर्सिटी ज़्यादा है, कॉन्स्टिट्यूशन भी एक जैसा बनाना पड़ेगा, तो कई सारे प्रोविजन इधर उधर दाएं बाएं करके चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से भी जो है संविधान बड़ा हो गया। वैसे ये लाइन तो पुरानी है, जेके को छोड़कर
अब ये शब्द नहीं यूज कर सकते। ये जब संविधान बना था तो उस समय बता सकते थे कि जेके को छोड़ के सभी जो स्टेट थे उनके लिए एकल कानून व्यवस्था बनाई जाए। एकल संविधान बनाने के चक्कर में संविधान बड़ा हो गया। आज के टाइम में क्या है, अब जेके भी पूरी तरीके से भारत का हिस्सा हो गया। पहले नहीं था, पहले वहाँ का अलग संविधान था, अलग विधान था, अलग जो है वहाँ का आईपीसी थी, अलग झंडा था, मुख्यमंत्री का कार्यकाल 6 साल का होता था। लेकिन 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो 370 के तहत उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त था, उसे चुटकियों में जो है भारत सरकार ने हटा दिया, राष्ट्रपति से कहलवा के संसद में चर्चा करने के पश्चात। तो आज जो लोग कहते थे जम्मू कश्मीर इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है, परमानेंट पार्ट है। ठीक है। सो अब जम्मू कश्मीर जो है भारत का पूरी तरीके से जो है हिस्सा हो चुका है। जो भी संविधान के प्रोविजंस उत्तर प्रदेश में लागू होते हैं वही जो है प्रोविजंस जम्मू कश्मीर पे भी अब लागू होते हैं 2019 से। उससे पहले नहीं लागू होते थे। संविधान लागू नहीं होता था भारत का। कुछ केसेस में होते थे, मैक्सिमम केसेस में तो नहीं होता था। कोई भी केंद्र सरकार की योजना वहाँ पे लागू हो ही नहीं पाती थी, क्योंकि लागू करते थे तो वहाँ के लोग जो है पत्थरबाजी, मतलब वहाँ के जो लीडर थे, हुक्मरान थे, बदमाशियाँ करते थे, क्योंकि थोड़ा सेपरेट टाइप मतलब अलगाववादी विचारधारा के थे। तो भैया जम्मू कश्मीर को छोड़कर जितने भी स्टेट थे उनके लिए जो है एकल संविधान बनाना था, इसलिए भी जो है संविधान बहुत बड़ा हो गया था। ठीक। अगला क्या है, संविधान बनाने वाले जो थे मैक्सिमम क्या थे, पॉलिटिशियन थे और लॉयर थे। गांव में देखा होगा या फिर कहीं देख लीजिए, गांव या शहरों में जो लोग ज़्यादा बात करते, ज़्यादा कानून की बात करते हो, तो लोग उन्हें थोड़ा सा कहते हैं ज़्यादा कानून मत झाड़ो, वकील थोड़ी ना हो तुम बे। तो एक गांव में प्रचलन है, समाज में प्रचलन है कि वकील होता है जो ज़्यादा ही कानून झाड़ता है। तो चूँकि पॉलिटिशियन लॉयर का कब्जा था संविधान सभा में, तो उनके सोचने, उठने, बैठने, घूमने फिरने का जो तरीका था वो वही राजनीति वाला था, कानून वाला था। इस लिहाज से भी जो है भारतीय संविधान बहुत बड़ा हो गया। बहरहाल काम चल रहा है, अच्छा है, लेकिन यही सब कारण रहे हैं कि जो है भारतीय संविधान जो है बहुत बड़ा हो गया। ठीक है। तो वर्तमान में देखिए यही कारण है भारतीय संविधान के जो बड़े होने के लिए, पहले भी थे, आज भी है। तो ये जो है पहला टॉपिक था, भारतीय संविधान जो है सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ये भारतीय संविधान की पहली विशेषता है। आई होप आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता के बारे में। उससे पहले थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। चलिए दूसरी विशेषता के बारे में जो है चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता है क्या है कि ये विभिन्न स्रोतों से विहित है। मतलब भारतीय संविधान को बनाने के लिए विश्व के जितने भी संविधान थे सबको पढ़ा गया, समझा गया, बूझा गया। उसके बाद वहाँ के जो भी प्रोविजंस यहाँ फिट बैठते थे उसको भारतीयता के हिसाब से चेंज करके जो है भारत पे लागू कर दिया जाता था, और वही लागू किया गया है। ठीक है। तो इस बात को जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बड़े प्राउडली कहा था संविधान सभा में कि भैया हमें प्राउडली कहना पड़ रहा है, या कह रहा हूँ कि मैं, कि भारत का संविधान विश्व के सभी संविधानों को छानने के पश्चात जो है बनाया गया है। यहाँ पे कुछ लोग कमेंट करेंगे भाई, कुछ लोग कहेंगे कि भाई भारतीय संविधान तो कुछ अपना है नहीं, सब उधार का लिया हुआ है, यहाँ से कट कॉपी मार के B.R. अम्बेडकर या फिर जो भी संविधान सभा में मेंबर्स से सब कट कॉपी मार के चिपका दिया गया है। ये बातें थोड़ा सा अतार्किक है, क्योंकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब अमेरिका में कोई प्रोविजंस से तो उठा के जो है यहाँ पे चेप दिया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे चेंजेस किए गए, विचार किया गया, लोग बैठे डिस्कशन किए कि ठीक है ये व्यवस्था वहाँ पे है तो क्यों ना क्या कहते हैं यहाँ पे भी अप्लाइड किया जाए, यहाँ के हिसाब से किया जाए। और दूसरी बात है कि कोई अच्छी व्यवस्था है तो अच्छी व्यवस्थाओं पे किसी का कॉपीराइट नहीं होता। मान लेना मेरी बात को। अगर मान लो कि सुबह उठना एक अच्छी बात है, तो सुबह उठना अच्छी बात है तो इस पर किसी का कॉपीराइट नहीं है कि कुछ ही लोग सुबह उठ सकते हैं, सब नहीं उठ सकते। अगर ये अच्छी बात है तो आप भी उठ सकते हैं। तो उसी प्रकार कोई व्यवस्था अगर अच्छी है तो जरूरी नहीं कि कॉपीराइट उनका ऐसे वही यूज करेंगे, उसे भारत भी यूज कर सकता है। तो इसी लिहाज से उस समय के जो पॉलिटिशियन थे या संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने जो है विश्व के सभी संविधानों को पढ़ा, समझा, बूझा, उसके बाद भारतीयता के हिसाब से उसे चेंज किया और भारत में से अप्लाइड कर दिया। ठीक है। सो देखिए मैक्सिमम जो प्रोविजंस हैं 1935 वाले संविधान से, जो भारत शासन अधिनियम था वहीं से आए थे। लेकिन जो संविधान का दार्शनिक भाग है, देखिए संविधान का 2 भाग है, एक दार्शनिक, दूसरा राजनैतिक। तो दार्शनिक भाग है संविधान का दार्शनिक भाग,
फिलोसफी वाला दार्शनिक भाग। दार्शनिक भाग कौन सा है? पहला, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। इसको जो है यूएसए से लिया गया है। यूएसए मतलब अमेरिका से। ठीक, भारत में जो है, भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार वाला सेक्शन है, भाग 3 में है, उसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दूसरा है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, इसको जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड एक छोटा सा कंट्री है, वहाँ पे जो है ये चीज़ पाई जाती थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो उसको जो है भारतीय संविधान में रखा गया है भाग 4 में। तो जब आगे हम संविधान को पढ़ेंगे और अच्छे से पॉलिटी को पढ़ेंगे तो ये सब चर्चा करेंगे, मौलिक अधिकार, राज्य के निर्देशक तत्व वगैरह जो भी है डिस्कशन करेंगे। बहरहाल अभी आप ये देख लीजिए कि जो संविधान का दार्शनिक भाग है, 2 हैं, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये दोनों जो है क्रमशः यूएसए और आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है। दूसरा जो है संविधान का जो पॉलिटिकल वाला सेक्शन है, संविधान का राजनीतिक भाग, जिसमें संघ सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई, विधायिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय वाले जो संबंध होते हैं, कॉर्पोरेट रिलेशनशिप होते हैं, वो सब जो विचार हैं राजनीतिक भाग में आते हैं। और उसे जो है बेसिकली जो है इंग्लैंड से लिया गया है। इंग्लैंड कह लीजिए या यूके कह लीजिए, वहाँ से लिया गया है। ठीक है, जिसमें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के विचार, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, लेजिस्लेटिव कैसे बनेगा, विधायिका जिसे कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और दूसरा अगला है हमारा कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी, कार्यपालिका जो होती है, इन सब का निर्माण कैसे होगा, ये जो इंग्लैंड के जो है संविधान से लिया गया है। ठीक है, इस प्रकार आप देख सकते हैं ऐसे कई सारे प्रोविजंस हैं छोटे मोटे देशों से लिए गए हैं, जो हम चर्चा करेंगे, इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे आगे वाले सेक्शंस में, तो उसमें हम बताएंगे। बहरहाल आप ये देखिए, जो दार्शनिक भाग है वो यूएसए से लिया गया है और जो राजनीतिक भाग है वो इंग्लैंड से लिया गया है। और दार्शनिक भाग में जो दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो आयरलैंड से लिया गया हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा जो है खूबी क्या है। इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, फिर हम तीसरी खूबी के बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए तीसरी जो खूबी है, नम्यता और अनम्यता का समन्वय। अब ये क्या होता है नम्यता और अनम्यता? देखिए जो नम्यता होता है, माफ कीजिए, नम्यता, नम्यता मतलब सरल संविधान जिसमें आसानी से जो है चेंजेस किया जा सकते हैं। और अनम्यता मतलब कठोर संविधान जिसमें जो है परिवर्तन करने के लिए एक बार सोचना पड़ता है। तो जैसे यूके का संविधान है वो अलिखित संविधान है, परंपरा के हिसाब से चल रहा है, तो बहुत जो है सिंपल संविधान है जिसे जो है इजीली जो है परिवर्तन किया जा सकता है, वो मतलब नम्यता वाला संविधान है, सरल संविधान है। लेकिन जो यूएसए का संविधान है बहुत कठोर संविधान है, ये कह लीजिए अनम्यता वाला संविधान है। उसको चेंज करने के लिए बहुत बड़ा जो है प्रोविज़न चाहिए, बहुत बड़े जो है बहुमत चाहिए, लोगों का जो है सपोर्ट चाहिए पॉलिटिकली, तब जाके जो है उसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन भारत की जो बात करें हम, भारत के केस में ऐसा नहीं है। भारत का संविधान ना ही कठोर है ना ही सरल है, ना ही कठोर है ना ही सरल है, बल्कि दोनों का मिक्सअप है, दोनों का मिक्सअप है। भारतीय संविधान में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि आर्टिकल नंबर 368 के तहत आप जो है बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी मतलब देशवासियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए समय के साथ जो है आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो उसमें देखिए 2 प्रकार के चेंजेस हैं, उसकी चर्चा करते हैं। आर्टिकल नंबर 368 के तहत जो है 2 प्रोविजंस दिए गए हैं। पहला है विशेष बहुमत, आप जो है विशेष बहुमत से जो है चेंजेस कर लीजिए। विशेष बहुमत में क्या होता है, आपको पहले लोकसभा में बिल को पास कराना पड़ेगा, फिर राज्यसभा में कराना पड़ेगा, उसके बाद जो है
दोनों का जो है ज्वाइंट सेशन बुलाना पड़ेगा, और ज्वाइंट सेशन में जितने भी मेंबर होंगे या फिर जितने लोग वोटिंग करेंगे उसका 2/3 जो है बहुमत से आपको पास कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है विशेष बहुमत, कि पहले आप लोकसभा में पास कराएं मेजॉरिटी के साथ, फिर राज्यसभा में कराएं मेजॉरिटी के साथ, उसके बाद जो दोनों सभाओं का ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा, ज्वाइंट सेशन। अब जो ज्वाइंट सेशन में जितने भी सदस्य उपस्थित रहेंगे या वोटिंग करेंगे तो उनका जो है 2/3 जो है बहुमत होना चाहिए। मतलब 2/3 बहुमत का मतलब 66%, इतना बहुमत होना चाहिए, तो संविधान को इजीली जो है आप संशोधन कर सकते हैं इस विशेष बहुमत के हिसाब से। दूसरा प्रोविजन क्या है आर्टिकल नंबर 314 के तहत? विशेष बहुमत तो है ही है, विशेष बहुमत वाली प्रोसेस तो अपनाएंगे ही, साथ है एवं राज्यों का समर्थन, राज्यों का समर्थन। तो इस केस में क्या होता है, तो ये पहला जो विशेष बहुमत है तो ऊपर वाला सेक्शन तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन राज्यों के समर्थन का मतलब भारत में मान लीजिए 30 राज्य हैं, तो 30 राज्यों में कम से कम 16 राज्यों ने भी आपका समर्थन किया है, उन्होंने अपनी विधानसभा में जो है इस चीज़ को पास कराया हो, उस बिल को या फिर उस विधान को या प्रावधान को पास कराया है, तो उसके बाद ही जो है आप जो है संविधान संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, विशेष बहुमत से पास कराइए, राज्यों में पास कराइए 50+% के साथ, मतलब 30 राज्य हैं तो कम से कम 16 राज्य जो है पास करना अनिवार्य है। जैसे अभी जीएसटी का जो बिल पास हुआ था 2016-17 में, तो वो इसी प्रोसेस के तहत जो है पास हुआ था। पहले लोकसभा विधानसभा में पास हुआ, लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ, उसके बाद राज्यों में पास हुआ, उसके बाद जो है जीएसटी काउंसिल बनाई गई और फिर जो है जीएसटी भारत पे अप्लाइड हुआ था इस वाले संशोधन के तहत। अब कुछ ऐसे प्रावधान है जिसको जो है ईजिली हम जो है सामान्य बहुमत से ही जो है चेंज कर सकते हैं भारतीय संविधान के। ठीक है, तो इस प्रकार जो है भारत का जो संविधान है ना बहुत कठोर है ना ही नरम। बहुमत है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, बहुमत नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेजॉरिटी ज़रूरी होती है भारत जैसे लोकतंत्र में जो है कानून में या फिर कहीं संविधान में संशोधन करने के लिए। तो अगले देखिए 3 हो गई, अब अगली खूबी की बात करते हैं। अगली खूबी कह रही भाई एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। अब ये क्या बवाल है कि एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, तो इसको समझते हैं। देखिए संघीय व्यवस्था पहले हम समझ लेते हैं संघीय व्यवस्था होती क्या है। पहले हम समझ लेते हैं संघीय व्यवस्था होती क्या है। संघीय व्यवस्था असल में क्या होती है, मान लीजिए कोई कंट्री है, ऐसे बॉक्स टाइप का बना रहा हूँ कोई कंट्री। बॉक्स की कंट्री में क्या है कि भाई बहुत बड़ा एरिया है, तो पहला स्टेट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ऐसे हो गया, पांचवा ऐसे, छठा ऐसे, 6 स्टेट की कंट्री है। तो उसमें क्या होगा कि 2 प्रकार की सरकारें काम करती हैं, एक होती केंद्र सरकार और ये जो राज्य हैं स्टेट्स में डिवाइडेड हैं इनमें होती है राज्य सरकार। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है जो कि भारत में है इसे कहते हैं संघीय ढांचा। संघीय ढांचा मतलब पूरे देश के मामले को या कह लीजिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामले को संघीय सरकार देखेगी, केंद्र सरकार देखेगी और राज्य स्तरीय मामलों को राज्य सरकार देगी। इस प्रकार के शासन को कहते हैं संघीय जो है व्यवस्था या कह लीजिए संघीय शासन। जब देखिए कोई मंत्री शपथ लेता है, अभी मोदी साहब ने शपथ लिया तो उन्होंने कहा मैं संघ के मंत्री के रूप में या फिर सदस्य के रूप में ये शपथ लेता हूँ कि, तो मतलब संघ के मंत्री के रूप में मतलब पूरे देश के मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। तो ये होती है संघीय व्यवस्था। इसमें क्या होता है जो राष्ट्रीय हित के मुद्दे होते हैं वो केंद्र सरकार देखती है या संघ सरकार देखती है, और जो स्टेट लेवल के मुद्दे होते हैं उसे राज्य सरकारें देखती हैं। लेकिन समस्या क्या होती है, जब एक सामान्य देश होता है तो उसमें यही व्यवस्था होती है। भारत जैसे राष्ट्र में क्या है बहुभाषावादी हैं, बहु जो है कल्चर वाले हैं, क्लाइमेट अलग है, भौगोलिक स्थिति अलग है, सब कुछ अलग है। तो भारत ने ऐसी व्यवस्था की कि ठीक है भाई इसमें तो हम रहेंगे ही रहेंगे, 2 सरकारें रहेगी, एक केंद्र सरकार एक राज्य सरकार रहेगी, शक्तियों का बंटवारा रहेगा, लिखित संविधान रहेगा, 2 सदन होंगे, लोकसभा राज्यसभा, और राज्य में जो है विधानसभा विधान परिषद रहेगा, सब कुछ रहेगा। जो एक संघीय सरकार या संघीय व्यवस्था का हिस्सा होता है सब कुछ रहेगा। लेकिन थोड़ा बहुत क्या होगा, केंद्र की ओर झुकाव रहेगा। मतलब आप राज्य स्वतंत्र तो हैं अपने काम करने में,
लेकिन जब समस्या आएगी तो केंद्र जो है चीज़ों को अपनी ओर कर सकता है। तो भारत संविधान में भी ऐसी व्यवस्था की गई है कि भाई सामान्य स्थिति में आप राज्य चलाइए, कोई मतलब नहीं हमें उनसे, लेकिन जब समस्या आएगी तो उसमें हम हस्तक्षेप करेंगे, या फिर संविधान व्यवस्था ऐसी कर गई कि आपको मेरे पास आना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे भारत में क्या है, एक सशक्त केंद्र है। सशक्त केंद्र मतलब राज्य सरकारों की अपेक्षा केंद्र सरकार के पास ज़्यादा पावर होती है। दूसरी क्या है, एकल नागरिकता। नागरिकता एक है, बाकी देशों में क्या 2 नागरिकता होती है, एक उस राज्य की और एक उस देश की, जैसे अमेरिका में है। वो क्यों है वो बाद में समझाऊंगा जब हम संघ और इसका क्षेत्र वाला चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 पढ़ेंगे, तब हम इसको समझाएंगे वहाँ ऐसा क्यों है, 2 नागरिकता क्यों है, भारत में एक क्यों। ठीक है, एक नागरिकता बना रखी भारत में। तीसरा क्या है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। अब राज्यपाल जो होता है स्टेट का हेड होता है, किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। तो जाहिर सी बात है, संघीय ढांचा तो है बट झुकाव कहाँ है, केंद्र की तरफ है। केंद्र जो है असली मालिक है। ठीक है, आपातकाल प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस ऐसे हैं कि जब भी कोई इमरजेंसी लगती है, सारी जो है पावर केंद्र सरकार के पास आ जाती है, चाहे वो 356 वाली हो, 360 हो, या 362-52 जो भी है। तो संघीय ढांचा तो है भारत का, लेकिन एकात्मकता की ओर झुकाव है, केंद्र की ओर झुकाव है। तो इस प्रकार का जो है व्यवस्था जो है भारत में काम कर रही है। जस्ट वेट 1 मिनट। सो 4 खूबियों को हमने देख लिया, अब हम 5वीं खूबी देखते हैं। 5वीं खूबी ये है सरकार का संसदीय स्वरूप। अब ये संसदीय स्वरूप क्या होता है इसको समझते हैं, अपने आप ही समझ जाएंगे आप क्या होता है। देखिए, 2 प्रकार की जो प्रणाली जो है विश्व में काम करती है। पहला है अध्यक्षीय प्रणाली, और दूसरी प्रणाली है संसदीय प्रणाली। अब दोनों में अंतर क्या है भाई, पहले समझ लेते हैं, फिर मैं समझाता हूँ आगे। अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होता है कि जो कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है, उनमें क्या आपस में शक्तियों का बंटवारा होता है कि ये शक्ति आपके पास है, ये आपके पास है, अब आप लोग काम पे लग जाओ। और उनका जो मुखिया होगा वो होगा राष्ट्रपति, जैसा कि अमेरिका में है। ठीक है, ये होती है अध्यक्षीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली क्या होती है, सेम सब कुछ रहेगा, इसमें कार्यपालिका रहेगी, विधायिका भी रहेगी, लेकिन यह शक्तियों का बंटवारा नहीं होता, बल्कि आपस में समन्वय होता है कि कार्यपालिका काम करेगी, विधायिका सपोर्ट करेगी। वो अलग बात है कि विपक्ष के लोग जो भी होते हैं इतना सपोर्टिव नहीं होते भारत में। जो भी अच्छा काम सरकार यहाँ करना चाहेगी तो विपक्ष के लोग टांग खींचते हैं, तो टांग खींचने वाला यहाँ पे जो है सपोर्ट है। लेकिन ऑन पेपर ये समझाया जाता है कि भारत में, या कह लीजिए संसदीय व्यवस्था में, कार्यपालिका विधायिका एक दूसरे के समन्वय के साथ काम करती है। कुछ मुद्दों पे समन्वय हो भी जाता है जहाँ वोट बैंक नहीं जाता, और जहाँ लगता है वोट बैंक खिसक जाएगा, ये वाला काम अगर हो गया, सरकार ने कर दिया, तो वहाँ पे जो है टांग खींची जाती है। ठीक है, तो ये है संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षीय व्यवस्था, यही अंतर होता है इन दोनों प्रणालियों में। भारत में जो है संसदीय व्यवस्था को अपनाया है, क्योंकि ब्रिटेन के लोग यहाँ पे शासन करते थे इसी व्यवस्था के तहत। तो कोई एक नई व्यवस्था लेने से अच्छा जो ऑलरेडी प्रचलन में है उसी पे काम करते हैं। और बी आर अम्बेडकर ने पहले कह दिया कि किसी अच्छी व्यवस्था पे किसी का कॉपीराइट नहीं है, वो हम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए संसदीय जो अध्यक्ष संसदीय प्रणाली होती है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है, वास्तविक वो नाम मात्र का प्रमुख होता है, नाम मात्र का प्रमुख, जैसे कि भारत में राष्ट्रपति या राज्यों में राज्यपाल। असल में भारत का मालिक जो है, कह लीजिए, फिर कह लीजिए स्टेट का हेड, या कह लीजिए भारतीय स्टेट का हेड जो है,
वो राष्ट्रपति होता है। स्टेट का मतलब यहाँ उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से नहीं है, इंडियन नेशन की बात कर रहा हूँ। नेशन स्टेट का जो हेड है राष्ट्रपति होता है, या के लिए देश का जो हेड है, संवैधानिक जो हेड है वो राष्ट्रपति होता है। वो वास्तविक होता है लेकिन नाम मात्र का होता है, असली काम जो है प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, दूसरी खूबी क्या होती है इसमें, बहुमत वाले दल की सत्ता, दल की सत्ता, जो सत्ता होगी वो बहुमत वाले दल की होगी, जिसकी मेजॉरिटी होगी वही सत्ता में होगा। आदमी कम पड़ गए तो सरकार गिर गई। ये व्यवस्था जो है संसदीय प्रणाली में होती है। ठीक है, अगली क्या है, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की जवाबदेही, जवाबदेही। ठीक है, विधायिका जो होती है, संसद में जितने लोग होते हैं, राज्यसभा के सदस्य चाहे लोकसभा के सदस्य, सभी को मिला के विधायिका बनती है। और कार्यपालिका जो है सरकार के जो अंग होते हैं, सरकार में जो लोग होते हैं, मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री, ये सब जो है कार्यपालिका में आते हैं। तो कार्यपालिका की जो है जवाबदेही कहाँ है, विधायिका में, मतलब लोकसभा राज्यसभा में है, पूरी संसद में है। ठीक, अगला है विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता। ये जो मंत्री होते हैं कार्यपालिका में, वो सब क्या होता है, विधायिका के भी अंग होते हैं और कार्यपालिका के। देखिए, हर जो व्यक्ति है लोकसभा राज्यसभा में वो विधायिका का अंग होता है, लेकिन वो जरूरी नहीं वो कार्यपालिका का भी सदस्य हो। लेकिन जितने कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वो विधायिका के भी सदस्य होते हैं। समझिए इस बातों को, या फिर बाद में समझाऊंगा मैं। ठीक है, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होती है। अगला क्या है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। भारत में प्रधानमंत्री क्या है, राज्यों में मुख्यमंत्री का होता है। अपने उत्तर प्रदेश में योगी साहब हैं, देश में मोदी साहब हैं। और जो निचला सदन होता है, जैसे केंद्र में हो गया लोकसभा और राज्यों में हो गया विधानसभा, इनका विघटन भी होता रहता है। विघटन मतलब हर 5 साल बाद जो ये डिसॉल्व हो जाती हैं, फिर से चुनाव होते हैं। ठीक है, तो ये जो है संसदीय व्यवस्था की गुण है, सारे संसदीय व्यवस्था की। इसलिए जो है भारत ने इसको अपनाया, क्योंकि भारत में ऑलरेडी से चल रही थी। ठीक है, तो अब जब बात करते हैं हम छठी खूबी के बारे में। 5 तो हो गई, छठी फिर 7वीं फिर 8वीं खत्म हो जाएगा। इसको मिटा लेते हैं। आगे जब इसको पढ़ेंगे ना, आर्टिकल नंबर 21 वगैरह, बड़ा मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। बहरहाल अभी तो खूबी है, खूबी को समझ लेते हैं। यहाँ है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। अब ये क्या मतलब है, इसको समझते हैं। तो ये 2 शब्द है, संसदीय संप्रभुता और दूसरा क्या है, न्यायिक सर्वोच्चता। सर्वोच्चता अब देखिए दोनों बातों में क्या अंतर है। आखिर लिखा है समन्वय, क्या ये समन्वय वगैरह है, इसको समझते हैं। पहले समझते हैं शब्द क्या है। ठीक है, संसदीय संप्रभुता का जो विचार है वो यूके से लिया गया है, और न्यायिक सर्वोच्चता का जो विचार है वो यूएसए से लिया गया है, भारतीय संविधान में। ठीक है, तो जो संसदीय संप्रभुता है उसकी पावर यूके में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मतलब संसद ने जो बना दिया वो मतलब एक तरीके से रामबाण है, इसे कोई नहीं काट सकता। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ये जो संसदीय प्रभुता है थोड़ी सी कम है इन कंपैरिजन ऑफ लंदन, या कह लीजिए ब्रिटेन। क्योंकि यहाँ जो है क्यों कम है बताते हैं, वो बाद में बताते हैं। दूसरी बात, न्यायिक सर्वोच्चता। भारत में न्यायिक सर्वोच्चता इतनी नहीं है जितनी कि यूएसए में है। क्योंकि भारत में क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब विधि को मानते हुए, जो प्रक्रियाएं हैं उसको मानते हुए भारतीय संसद कुछ भी बना सकती है, कोई भी नियम बना सकती है। अगर उसने नियम बना दिया तो भारत की जो न्यायपालिका है सिर्फ वही देखेगी कि नियम बनाते वक्त संविधान की बातों को ध्यान रखा गया कि नहीं, मौलिक अधिकारों का हनन हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो
ठीक है, न्यायिक समीक्षा में नहीं आएगा, बिल पास हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन क्या है कि यूएसए में न्यायिक सर्वोच्चता ज़्यादा है और यूके में संसदीय संप्रभुता ज़्यादा है, लेकिन भारत में क्या है, इसको बैलेंस किया गया है। बैलेंस ऐसे किया गया है कि देखिए, आर्टिकल नंबर 368 के तहत संविधान संशोधन की शक्ति जो है भारतीय संसद को मिली हुई है, तो इसके तहत वो बड़े से बड़ा संशोधन कर सकती है जो उसको बेस्ट लगे। ये है भारतीय संसद की संप्रभुता 368 के तहत। हाँ, कुछ प्रोविजंस को नहीं चेंज कर सकती जो कि संविधान की मूल अवधारणा में है, जैसे कि कार्यपालिका विधायिका का ये सब कॉन्सेप्ट है, मौलिक अधिकारों को नहीं खत्म कर सकती, तो इन सब जो है मूल भावना को जो है नहीं चेंज कर सकती भारतीय संसद, लेकिन बाकी बहुत बड़े जो है चेंजेज कर सकती है 368 के तहत। वही जो है भारत का जो न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट, इसके पास क्या जो है किसी भी कानून या किसी भी संशोधन को रिव्यू करने की पावर है, उसकी समीक्षा करने की पावर है। तो उस समीक्षा वाली शक्ति के तहत जो है बड़े से बड़े बिल को वो कैंसिल कर सकती है अगर नियमों का पालन नहीं हुआ है तो। अगर हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, पास हो जाएगा। ठीक है, तो भारत में जो है इन चीज़ों को बैलेंस किया गया है, बट यहाँ पे बैलेंस नहीं है। यूके यूएस में संसद ही वहाँ सब कुछ है, यूके में, अमेरिका में न्यायालय ही सब कुछ है। एक बार कह दिया तो कह दिया। यहाँ पे जो है ऐसा नहीं, आप बड़े से बड़ा चेंजेस कर सकते हो 368 के तहत। ठीक है, न्यायालय कहेगा अच्छा तुम चेंजेस कर रहे हो, ठीक है आओ मेरे पास, न्यायिक समीक्षा करूँगा मैं इसका, देखिए कुछ गड़बड़ है, कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है भारत में जो है इस चीज़ को बैलेंस किया गया, इसे लिखा है समन्वय किया गया। ठीक, अगला टॉपिक देखते हैं, एक न्यायपालिका। देखिए भारत में क्या है, जो न्यायालय का तंत्र है वो कुछ ऐसे है, आप समझ लीजिए। 7वां पॉइंट है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, फिर उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, फिर जिला न्यायालय, उसके नीचे भी निचली अदालतें हैं जो कि तहसील स्तर की हैं, तहसील स्तर की। ये सब क्या है, एकीकृत है। सुप्रीम कोर्ट राज्य के भी कानून लागू कर सकती है, केंद्र के कानून के तहत भी काम कर सकती है। सेम चीज़ यहाँ होता है, सेम चीज़ यहाँ, सब कुछ। मतलब ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या है, केंद्रीय कानूनों को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे लागू किया जा सकता है और राज्य कानूनों के लिए वहाँ पे हाई कोर्ट है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं, भारत एक देश है, पूरे तरीके से एक देश है। वहाँ कुछ अलग व्यवस्था है, यहाँ कुछ अलग है, उसे समझाएंगे बाद में। भारत में क्या है, केंद्र के सुप्रीम कोर्ट केंद्र के कानूनों को लागू करती ही करती है, बल्कि राज्य के कानूनों को भी लागू कर लेती है। वही हालत यहाँ भी सब जगह सार लेवल पे है। तो ये क्या है, एकीकृत है, एक तरीके से हायरार्की है, एस्केलेशन है। सुप्रीम कोर्ट में पहले मुकदमा तहसील में जाएगा, फिर जिला में जाएगा, फिर हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। नहीं वहाँ भी सेटिस्फेक्शन है तो चलो भैया राष्ट्रपति के पास चलते हैं, सिटी टाइप का है। ठीक है, और साथ ही साथ के स्वतंत्र है, न्यायपालिका जो है स्वतंत्र है, कार्यपालिका का जो है बहुत हस्तक्षेप नहीं है। इसलिए जो है भारत में एकीकृत है और स्वतंत्र न्यायपालिका जो है भारत में एग्जिस्ट करती है। तो ये जो है भारतीय संविधान की 7वीं खूबी थी। अब हम बात करते हैं 8वीं खूबी और लास्ट खूबी, इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार, जो कि संविधान की जो है राजनीतिक लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए जो है ये अधिकार बहुत ज़रूरी है। इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल रूप से देखिए, जब संविधान बना था तो 7 अधिकारों को दिया गया था। टोटल 7 अधिकार थे उस समय, 7 अधिकार हुआ करते थे, मूल अधिकार, जिसमें से तहत समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिकता का अधिकार, अल्पसंख्यक वाला अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का जो है अधिकार, ये 7 अधिकार दिए जाया करते थे। टोटल जो है आर्टिकल 14 से लेके 32 तक जो है 7 अधिकार जो है भारतीयों को प्रोवाइड थे, अभी भी हैं। लेकिन एक अधिकार को जो है, जो हमारा छठा अधिकार था, छठा अधिकार आर्टिकल नंबर 31 के तहत था, संपत्ति का अधिकार। पहले जो है संपत्ति का जो अधिकार जो था वो मौलिक अधिकार था, बाद में इसे हटा दिया गया। जब संविधान बन रहा था तो बड़ी गरीबी थी, तो लोगों ने संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार दे दिया। बाद में प्रॉब्लम्स आने लगी, सरकार को पैसा देना पड़ता था, लोगों को व्यवस्थित करना पड़ता था,
बड़ी जिम्मेदारियां बढ़ जाती थी। तो इसे जो है मौलिक अधिकार हटा के अब इसे कानूनी अधिकार दिया किया गया। तो इसको जो है 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था। ठीक है, और इसको जो है बाद में जो है कहाँ रखा गया है, संविधान की 12वीं भाग के 300 समथिंग आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है, 300A आर्टिकल के तहत इसको जगह दी गई कि संपत्ति का अधिकार जो है अब मूल अधिकार न हो के कानूनी अधिकार है। ठीक है, बाकी जो 6 मौलिक अधिकार है उसको हम समझेंगे जब फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर को हम पढ़ेंगे कि समानता का अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है। ये जो 6 अधिकार अभी प्रेजेंट में हैं उसको हम मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, तो ये कुछ 8 अधिकार थे, या 8 जो है विशेषताएँ थी भारतीय संविधान को, जिसको हमने अभी समझा। अगले वाले लेक्चर में जो बची हुई विशेषताएँ हैं उसको समझेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।